नमस्कार, न्यूज़ 18 की इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव अब लगभग अपने आधा फैसला पूरा कर चुका है। पूरे देश में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है, उत्तर प्रदेश के दिल में क्या है, यूपी में क्या होगा। क्या यूपी में गठबंधन ऊपर है या योगी और मोदी की जोड़ी कहीं ना कहीं इस गठबंधन के ऊपर हावी हो सकती है। और वो कौन शख्स हो सकता है जो इस सवाल का जवाब दे। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे सभी दर्शकों की ओर से सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा सर कि जो चुनाव अब तक हो गए हैं, कहाँ कैसे देखते हैं आप ये 2019 की जो लड़ाई है, इसको कहाँ देख रहे हैं अभी आप? देखिए, आप तो पूरे देश के अंदर गए होंगे। कमोबेश इन 1.5-2 महीनों के दौरान मुझे भी पूरे देश के अंदर जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। जो देश का मोड़ है वही उत्तर प्रदेश का भी है। मुझे बंगाल, असम, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट के अन्य स्टेट्स में, साउथ में भी, वेस्ट में भी और नॉर्थ में भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। चारों ओर एक ही लहर है, वह है मोदी लहर। हर एक मतदाता के मन में एक उमंग है, एक उत्साह है, उसकी एक तमन्ना है कि फिर एक बार मोदी सरकार है। आपके मुताबिक मोदी लहर है अभी? और मैं कहता हूँ, मैंने देखा इस चीज़ को। देखिए, बंगाल में या उड़ीसा में या असम में मेरी कोई फॉलोइंग नहीं, लेकिन जब वहाँ बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में हम लोग गए हैं, 50-50 हज़ार की भीड़ खुले मैदान में, न पंडाल है न कुर्सी है, घंटों घंटों इंतज़ार कर रहा है भारतीय जनता पार्टी की दिस से मोदी जी के समर्थन में। मोदी जी का नाम आने के साथ ही उसके अंदर एक जो नई जो स्पिरिट पैदा होती है, एक उत्साह, जो उमंग देखने को मिलता है। मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से बेहतर प्रदर्शन करके अब तक आधी से अधिक सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। मुझे लगता है कहीं कोई लड़ाई नहीं है, बीजेपी के लिए स्पष्ट रास्ता है। मोदी जी का परिश्रम, मोदी जी का पुरुषार्थ, मोदी जी के नेक नियति, मोदी जी के द्वारा देश को, भारत को दुनिया के एक महाशक्ति के रूप में बनाने के लिए जिस प्रकार की नीतियां लागू की गई हैं, आम जन ने इसे स्वीकार किया है। और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत का, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। क्या ये जो 2019 की लड़ाई है, ये सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्तित्व के इर्द गिर्द है? क्या सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के, आप मोदी जी के साथ हैं या मोदी जी के साथ नहीं है? क्या यही लड़ाई है? पूरे एनडीए ने उन्हें नेता के रूप में, प्रधानमंत्री पद के नेता के रूप में पुनः उन्हें प्रस्तुत किया है। स्वाभाविक रूप से 2014-2019 के चुनाव में कुछ अंतर स्पष्ट है। 2014 में मोदी जी का नाम था। गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो कार्य किए थे, उसकी एक धमक थी, उसकी एक छाप थी। गुजरात देश का एक राज्य है। स्वाभाविक रूप से मोदी जी ने बेहतर कार्य वहाँ पे किया। पूरे देश के अंदर लोगों के मन में यही भाव था कि मोदी जी जैसे गुजरात को आगे बढ़ाए हैं, पूरे देश के अंदर भी यही होगा। और 5 वर्ष के अंदर वह परिणाम मोदी जी ने दिया। आज मोदी जी का नाम भी है, उनका काम भी है। यानी 2014 में सिर्फ नाम था, आज की डेट में नाम और काम दोनों हैं? काम दोनों हैं। 5 वर्ष के अपने कार्यकाल के दौरान जो परिणाम मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार दी है, न इससे पहले कभी हुआ है, न अन्य किसी राजनीतिक दल के बोते इस प्रकार का परिणाम देने की कोई क्षमता है। और इसलिए आप कहीं भी जाएंगे, मोदी जी के लिए जातिवाद की, क्षेत्र की, भाषा की दीवारें टूटी हुई दिखाई दे रही हैं। मैं जहाँ जाता हूँ लोग यही पूछते हैं, क्योंकि मैं भी काशी से हूँ, तो लोग पूछते साहब ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो महागठबंधन है, क्या वो मोदी योगी की गाड़ी को रोक देगा? 26 सीटों में से मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 21 सीट बीजेपी बिना किसी विवाद के जीत रही है। 26 में से 21? 26 में से 21 3 चरणों के चुनाव में 5 सीटों पर हमारी लड़ाई है। और 5 सीटों की मैं चर्चा इसलिए नहीं करूंगा, कौन सी सीटें हैं आप भी अनुमान कर रहे होंगे। 5 सीटों पर हमारी लड़ाई है।
उसमें प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। ऐसा फिर भी क्यों मैं है? इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि ये महागठबंधन का जो जातिगत गणित है, मैं उसी पे आ ऐसा रहा हूँ। ऐसी एक क्यों एक मुझे एक बात बताइए, मर्यादा बनी हुई है कि सड़क बनी है, नंबर उधर है सड़क बनी है, सड़क बनी है तो सब चलते हैं। तो सभी चलते हैं ना, कि जाति कोई मत और कोई मजहब विशेष के लोग नहीं जाते हैं। उसमें सब हर उत्तर प्रदेश का वासी जा रहा है, उत्तर प्रदेश आने वाला हर व्यक्ति जा रहा है। बिजली मिल रही, सबको मिल रही है तो ना। जाति टूट गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर जाति, क्षेत्र और भाषा की दीवारें टूटी हैं, मोदी जी के नाम पे टूटी हैं। जातिवाद की संकीर्ण राजनीति करने वाले लोग उत्तर प्रदेश में आतंकवाद को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करते थे और देश के अंदर भी करते थे। कौन नहीं जान रहा है कि राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले लोग किस पार्टी का झंडा लेके गए थे? फिर भी आप क्यों बाईपोल्स हारे सर? अगर सब कुछ इतना अच्छा था, बाईपोल, आप गोरखपुर में ही हार गए क्यों? बाईपोल प्रत्याशी पर निर्भर करता है। प्रत्याशी की सारी, जिसको अपनी सारी कमियों को और जिस पर कभी आरोप नहीं लगा है, वो एक बार चुनाव लड़ जाए तो उसकी 7 पीढ़ियों की सारी चीज़ें जनता के सामने उजागर हो जाती हैं। के ऊपर चुनाव आयोग ने अभी पाबंदी लगा दी थी कि आप जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस शैली का प्रयोग करते हैं, वो चुनाव आयोग को मंजूर नहीं है। क्या आपकी भाषा शैली बदलेगी? मेरी भाषा शैली जो पहले थी वही आज भी है, रहेगी, वो एकदम रहेगी। अली, बजरंगबली, इसलिए रहेगी, सब रहेगा। अगर कोई व्यक्ति मजहब के नाम पे वोट मांगेगा तो मुझे भी मतदाताओं को कहने के लिए पूरा अवसर है, पूरी स्वतंत्रता है। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि जाति मजहब की राजनीति बंद करवाएं, समाज को विभाजित करने वाली राजनीति को बंद करें और उनके मंचों को बैन करें। क्यों नहीं सहारनपुर के कार्यक्रम के अगले दिन चुनाव आयोग ने रोक लगा दी गठबंधन पर? यहाँ पे तो मायावती जी भी और अखिलेश यादव जी भी जाति और मजहब के नाम पर वोट मांगे थे। वे लगातार जाति और मजहब के नाम पर वोट मांग रहे हैं, क्यों नहीं उनको रोका गया? मेरी सभा तो मेरठ में तीसरे दिन थी। तो आप जवाब दे रहे थे? हमने उसका जवाब दिया है। आपने जो 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 प्रयोग किया वो उनके जवाब में था। जो उन्होंने आवाज उठाई थी तो स्वाभाविक रूप से जो वायरस उन्होंने फेंका था उसका एंटी वायरस फेंकना, एंटी डोज देना आवश्यक था। वो ग्रीन वायरस जो आप बात कर रहे थे उसके संदर्भ में उसका एंटी डोज दिया है। कांग्रेस और गठबंधन का एंटी डोज मेरा भाषण था और मुझे लगता है वो आवश्यक था उस समय के लिए। चुनाव आयोग ने मुझे बैन किया, मैंने सहर्ष भारत की एक संवैधानिक संस्था के उसको स्वीकार किया। मैंने तो कोई बयान नहीं दिया तब। आप बजरंगबली की पूजा करने चले गए। मेरी आस्था है। आपने बजरंगबली बोलने से मुझे रोका तो मैंने कहा 3 दिन तक बजरंगबली के ही दर्शन करूंगा। वो प्रचार था क्या सर? वो लखनऊ में भी किया, अयोध्या में भी गया और काशी में भी गया। और मैं सौभाग्य मानता हूं कि चुनाव के दौरान वैसे तो मौका नहीं मिलता, इसी बहाने चुनाव आयोग ने मुझे बजरंगबली के दर्शन करने के इतने अवसर दे। बजरंगबली की कृपा थी। मतलब वो चुनाव प्रचार था कि वो सिर्फ प्रचार नहीं था? आस्था थी वो। देखिए प्रचार नहीं, मेरी आस्था है भाई। आप मेरी आस्था को कैसे रोक सकते हैं? क्या आपको लगता है योगी जी कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को भी जो है अभी जो पूरा मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, चाहे चुनाव प्रचार की बात हो, कहा जाता है कि अभी जब इस चरण में चुनाव है तो आप इसके भाई 48 घंटे पहले आप प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन आप आज टीवी के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में आप इधर उधर पूरे देश में जाते तो प्रचार होगा ही ना। क्या चुनाव आयोग के इस मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट को भी अब दोबारा से देखने की ज़रूरत है? देखिए वह एक व्यवस्था के तहत बनाया गया है, मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन मुझे लगता है कि भारत के संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। प्रियंका गांधी जी काशी से नहीं लड़ना चाहती? मैं कहता हूं क्योंकि आपने नैरेटिव चेंज कर दिया है। कांग्रेस की एक परंपरा है कि कांग्रेस कभी भी स्वयं अपने परिवार के किसी व्यक्ति को आगे करके बलिदान होने के लिए नहीं आएगा कोई व्यक्ति। हर एक को मालूम है कि काशी में आने या उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का वो अमेठी सीट बचा नहीं पा रहे हैं और चुनाव लड़ेंगे काशी में। आपको लगता है अमेठी जाएगा? 100% बीजेपी अमेठी सीट जीतेगी। क्या आपको लगता है योगी जी कि ये जो प्रियंका गांधी जी का उसी दिन, जिस दिन मोदी जी का रोड शो था, उनका ये फैसला कि हम यहाँ से नहीं लड़ेंगे, क्या मैं इसको चुनाव का एक बड़ा एक मील का पत्थर मानूं? ये रोड शो की आंच थी। अभी तो पूरा रोड शो देखे होते ना तो बहुत सारे लोग बहुत सारी सीटों से भागते हुए दिखाई देते। मायावती जी क्या कहती हैं? वो कहती हैं ये प्रधानमंत्री तो नकली पिछड़ा है, असली पिछड़ा मैं हूँ, असली पिछड़े वर्ग की नेता मैं हूँ। उनके धैर्य को मैं दाद देता हूँ इस बात के लिए
कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो व्यक्ति भूमाफिया कहता था, मायावती जी उसके लिए भी मंच पे गई। कांसी राम जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर जिस व्यक्ति ने ये नाम बदला, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से बने हुए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का नाम जिस व्यक्ति ने बदला, मायावती जी बड़ी शान के साथ उनके साथ मंच शेयर कर रही हैं। जो लोग मायावती जी के इन सभी स्मारकों को, जिसमें प्रदेश के खजाने का पैसा लगा था, इन सब को तोड़ने की बात करते थे, जिन लोगों ने इन अपने शासनकाल में इन स्मारकों की बिजली समाप्त हटा दी, बिजली तार हटा दी, इनके मरम्मत बंद कर दी, इनको उजड़ने के लिए छोड़ दिया, मायावती जी उनके साथ मंच शेयर कर रही है। ये सत्ता का लालच है घबराहट या है। फिर घबराहट है। मैं देखता हूं कि बहुत ज़्यादा समय पाकिस्तान को दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी तो आपके ऊपर आरोप लगाती है कि भाई भारत की आप बात करते नहीं, आप पाकिस्तान की बात करते हैं। सुरक्षा भी, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा भी एक मुद्दा है। राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। इसलिए सर्वोपरि है कि अगर सुरक्षा ही नहीं रहेगी तो समृद्धि किस काम की। तो लोग किस, आपके मुताबिक लोग किस बात पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, सुरक्षा पर कि आपके दोनों मुद्दों पर। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी उपलब्धियां हासिल की हैं। नक्सलवाद, आतंकवाद और अलगाववाद न्यूनतम स्तर पर आया है। और बंगाल में क्या होगा? बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं कहता हूं सेंट्रल फोर्सेज वहां के प्रत्येक बूथ पे खड़ी हो जाए, निष्पक्ष चुनाव बंगाल में हो जाए। भारतीय जनता पार्टी 42 में से 30 सीट, कम से कम 30 सीट भारतीय जनता पार्टी। आज आप सब आंकड़े दे रहे हैं। आपने कहा 26 में से 21 पहले 3 चरणों में, क्या कहा कह रहे हैं बंगाल में 42 में मैं से इसलिए 30। कह रहा हूं क्योंकि हमने फील्ड में जाकर कार्य देखा है, पब्लिक के उत्साह को देखा है। मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व विकास का है, सुशासन का है और राष्ट्रवाद का है। इन मुद्दों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी बेहतर परिणाम दे देगी। बंगाल में भी आयुष्मान भारत ममता जी नहीं लागू करने दे रही है, यानी गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य सुविधा बंगाल के अंदर न मिले। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हर लघु और सीमांत किसान को मिलने वाला लाभ 6,000 रुपये का जो लाभ सालाना उसे मिलना है, वहाँ की सरकार इसमें भी सहयोग करती है। भोपाल में आपने एक ऐसे शख्स को टिकट दे दिया, आपकी पार्टी ने, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को, जिनके ऊपर बड़े संगीन आरोप हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये आप ही का जो इकोनॉमिक मॉडल है, जिसकी आप देखिए इतनी चर्चा कर रहे हैं, ये पूरा आपका पूरा डिस्कोर्स इस इकोनॉमिक मॉडल से फिर हट जाता है? देखिए, कोई हटता नहीं है। कैसे नहीं हटता सर? हमारे लिए विकास भी, हमारे लिए सुशासन भी और हमारे लिए राष्ट्रवाद भी बराबर के मुद्दे हैं। हम सुरक्षा को नज़रअंदाज करके, अपनी संस्कृति को नज़रअंदाज करके, अपनी विरासत और अपनी परंपरा को नज़रअंदाज करके अधूरे विकास की कल्पना नहीं कर सकते। प्रज्ञा जी आपके लिए राष्ट्रवादी नेता हैं। मैंने कहा क्या, मैं इसी बात को कहता हूं कि पाकिस्तान का मुद्दा इसलिए क्योंकि भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान है। जहां तक साध्वी प्रज्ञा का मामला है, तो स्वाभाविक रूप से जिस कांग्रेस ने, आज कांग्रेस का घोषणा पत्र आप देखेंगे, ऐसे लगता है कांग्रेस का हाथ और देशद्रोहियों के साथ। जिस तर्ज पर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र बनाया है, शहरी नक्सलियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने वाला, प्रश्रय देने वाला, ये स्वीकार्य नहीं। कांग्रेस है जब 7-8 में समझौता एक्सप्रेस की घटना के बाद पहले पकड़े गए सिमी और अन्य आतंकी गतिविधियों में लिप्त तत्वों को मुक्त करके कांग्रेस नेतृत्व की उस समय की सरकार ने हिंदू आतंकवाद शब्द दिया था। और उसी में इन्होंने जिस तरीके से कुछ हिंदुओं को निशाना बना करके हिंदू आतंकवाद के आधार पर दुनिया की सबसे सहिष्णु, सबके प्रति सदाशयता का भाव रखने वाली, वसुधैव कुटुंबकम पर विश्वास रखने वाली सबसे सहिष्णु जाति हिंदू को इन्होंने जिस तरीके से कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया था और वैश्विक स्तर पर भारत को बदनाम करने का प्रयास किया था, मुझे लगता है ये आरोप किसी देशद्रोह से कम नहीं। और कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने पाप किया है। साध्वी प्रज्ञा हिंदू आतंकवाद का जवाब है। ओके, ऑन दैट नोट योगी जी, आपने सभी सवालों का जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, नमस्कार।